प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को की समर्पित। कहा, आम लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां एक और बड़ा कदम। देश में पहली बार हिंदी में होगी अब MBBS की पढ़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पुस्तकों का विमोचन। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया मंदार। उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पुस्तकों का हिंदी में किया जा रहा है अनुवाद। दिल्ली शराब घोटाला मामले में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से फिर होगी पूछताछ। CBI ने सोमवार को पेशी के लिए भेजा समन। सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, पूछताछ में करेंगे सहयोग। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना नहीं होने दी लागू। केजरीवाल सरकार घोटाले की बन गई सरकार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू। एक सप्ताह तक चलने वाले इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल मिलने की उम्मीद। मैक्सिको में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा एक बार में की गई गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों की मौत। एक महीने से भी कम समय में इस राज्य में दूसरी बार हुई गोलीबारी की घटना। और ICC T20 विश्व कप के पहले ही दिन हुआ बड़ा उलटफेर। क्वालिफाइंग दौर में नामीबिया ने एशियाई चैंपियन श्रीलंका को 55 रनों से हराया। 164 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 108 रन पर लौटी पवेलियन। नमस्कार, DD न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। इन यूनिटों की स्थापना का लक्ष्य डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने में पहुंचाना है। ये इकाइयां डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेंगी। इसके साथ ही ग्राहकों को साइबर सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा उपायों के बारे में भी शिक्षित करेगी। साथ ही साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करेंगी। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का एक बार फिर साक्षी बन रहा है। आज 75 DBU देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे RBI को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, पारदर्शिता लाने का और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सेवाएं कागजी लिखा पढ़ी से मुक्त होंगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होंगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी
और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां इस दिशा में अहम कदम है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को सशक्त बनाना है। हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकिंग आज वित्तीय लेन देन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और अच्छी सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज वित्तीय लेन देन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज इस व्यवस्था ने प्राइवेट सेक्टर और लघु उद्योगों के लिए भी ग्रोथ की असीम संभावनाओं को जन्म दिया है। आज भारत में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम न बन रहा हो। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल इंडिया ने वो सब मुमकिन कर दिया है जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज आपको बंगाल से अगर शहद चाहिए हो या असम से आपको बैम्बू प्रोडक्ट की जरूरत हो, अगर आपको केरल से हर्ब चाहिए हो या लोकल रेस्टोरेंट से कोई पसंदीदा चीज खाने के लिए मंगवानी हो, या फिर आपको कानून से जुड़ी सलाह की जरूरत हो, हेल्थ के लिए कोई सलाह की जरूरत है, या गांव में बैठे किसी युवा को शहर के किसी टीचर से क्लास लेनी हो, डिजिटल इंडिया ने वो सब मुमकिन कर दिया है जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक का विमोचन किया। गृहमंत्री ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया। इसी के साथ मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में होगी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। और कार्यक्रम में अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण का क्षण है। आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिंदी की मेडिकल की पढ़ाई गरीब बच्चों की जिंदगी में एक नया प्रकाश लेकर आएगी। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में
मध्य प्रदेश की धरती पर होगी गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। और मध्य प्रदेश के बाद इसी कड़ी में अब एक नाम उत्तर प्रदेश का भी जोड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में बताया है कि मैं यूपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद वहां कर दिया गया है, जिसका लाभ छात्रों को आगामी वर्षों से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मिलेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का पंच परमेश्वर सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में 1 लाख से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने बीजेपी के इतिहास और विचारधारा को भी रखा। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। लोकपाल बिल लेके आने वाले लोग हैं। यही रामलीला मैदान गवाह था, अनशन पर बैठते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया कि जो अस्वच्छ प्रशासन वाले भी थे वो भी शर्मा गए। कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इन्होंने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अब एक भाई और बहन की पार्टी में सिमट गई है। हम एक वैचारिक पार्टी है, हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। हमने कहा पंच परमेश्वर, यानी हर बूथ से 5 आदमी आएगा, हमारा पंच परमेश्वर हो जाता है। जब हम कहते हैं बूथ समिति, तो यही संख्या 5 लाख हो जाती है। ये ताकत अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस न इंडियन रह गई, न नेशनल रह गई, न ही कांग्रेस रह गई, भाई बहन की पार्टी बनकर के खड़ी हो गई। और दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भाजपा के पंच परमेश्वर सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पंच परमेश्वर यानी कि बूथ कार्यकर्ताओं से कुछ आह्वान भी किया। क्या संदेश लेकर गए ये पंच परमेश्वर, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंच परमेश्वर सम्मेलन को रामलीला मैदान में संबोधित किया। कुछ पंच परमेश्वर हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, कैसा लगा आज आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित किया? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जेपी नड्डा जी ने हमारे को ये आह्वान किया है कि शराब नीति को लेकर जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तराई में हम किया था, उसके लिए हम लोगों को घर घर जाकर ये संदेश देना है, पत्रक लेकर घर घर तक ये समझाना है कि जो शराब नीति आम आदमी पार्टी ने हमारे बच्चों को खराब करने के लिए बनाई थी, अगर उसको किसी ने बंद कराया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय हित के मुद्दों का सब तरीके से ध्यान रखती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान से हम एक एक घर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का अलग जगाएंगे। कार्यकर्ताओं में जोश आया है और ये संकल्प लेकर यहाँ से जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में दिल्ली को केजरीवाल मुक्त बनाना है। केजरीवाल को, जिसने सिर्फ झूठ बोला है, दिल्ली को ठगा है, सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है, चाहे वो शराब योजना लाए हों, दिल्ली को शराबी बनाने का काम किया है, वहीं मोदी जी ने दिल्ली में राशन बांटने का काम किया है। इस धोखेबाज को हमें दिल्ली से भगाना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पंच परमेश्वर के अंदर आह्वान किया है कि वो जनता के बीच में जाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो खूबियां हैं वो लोगों को बताएं और केजरीवाल सरकार की जो खामियां हैं उनको सामने रखें। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है,
खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। गौरतलब है कि धन शोधन का ये मामला सीबीआई की ओर से दर्ज की गई उस एफआईआर से रिलेटेड है, संबंधित है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था। इसी के बाद से ये योजना जांच के दायरे में है। इससे पहले बीते शुक्रवार 14 अक्टूबर को दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में ईडी ने छापेमारी की थी। धन शोधन संबंधी जांच के तहत ईडी के अधिकारियों ने राजधानी दिल्ली में कम से कम 25 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। ये ऑपरेशन दिल्ली के कई बड़े शराब कारोबारियों के आवास और दूसरे ठिकानों पर चलाया गया था। जानकारी के मुताबिक जिन परिसरों की तलाशी ली गई वे शराब के व्यापार और वितरण से जुड़े निजी प्रतिष्ठान हैं। ईडी इस मामले में अब तक कई स्थानों पर छापे मार चुकी है और उसने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को पिछले महीने गिरफ्तार भी किया था। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिवसीय बैठक आज से प्रयागराज में शुरू हो गई है। सरसंघ चालक मोहन भागवत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर बैठक का उद्घाटन किया। इस मौके पर देश भर से आए अखिल भारतीय कार्यकारिणी के 11 क्षेत्रों और 45 प्रांतों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिवसीय बैठक 16 से 19 अक्टूबर तक चलेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज गुजरात के मेहसाणा पहुंचे, जहां उन्होंने डिजिटल बैंकिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना। साथ ही उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक की पंचोट शाखा में डिजिटल बैंकिंग की सेवाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले बैंक खाता खुलवाने के लिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोग आसानी से बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बैंकिंग में तमाम डिजिटल सुविधाओं के आने से लोगों को कई तरह की उच्च स्तरीय सेवाएं आसानी से मिल पा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75वें वर्ष में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 DBUs आज देश भर को समर्पित किए। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज लोग बैंक में आएंगे, आपको डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पासबुक पर प्रिंटिंग हो, कैश डिपॉजिट कराना हो या नकद निकालना हो, आपको जो भी सुविधा होगी बैंक से जुड़ी हुई, आपको डिजिटल मोड पे मिल पाएगी। यानी कि आपको बैंकिंग के अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। वहां पर जो कियोस्क बने होंगे, जो अलग अलग मशीनें लगी होंगी, उससे आपको सारी सेवाएं प्रदान हो सकती है। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। बात कोविड की जाए तो भारत में बीते 24 घंटों में कोविड के मामलों में कमी आई है। वहीं बीते 24 घंटों में 2401 नए कोविड के नए मामले भी सामने आए हैं, जिसमें 2373 लोग ठीक भी हुए हैं। अब देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 26,625 है। वहीं देश में अब तक कुल 219 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। कर्नाटक के हासन में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में ऑटो सवार 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी ऑटो सवार हसनंबा मंदिर के दर्शन कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान ऑटो की एक दूध वाहन से टक्कर हो गई। आमने सामने की इस भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन डीसी में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर भारत की अत्यधिक निर्भरता के मुद्दे पर कहा कि कई पश्चिमी देश बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई देशों को फिर से एनर्जी के लिए कोयले की तरफ रुख करता देखा जा रहा है। Western world has seen countries moving to coal. Austria has already said,
And today, did I see that they're going back to coal? Did I see a news item today that in UK, the Battersea, one of the oldest legacy thermal units, is back again. It's a beautiful landmark for London, but then, matter of fact, it is now reviving itself as a thermal unit. So it's not just India. Many countries have gone back. And coal is now going to be back again because I think gas cannot be afforded, or it is not available as much as you want. और भारत में डिजिटलीकरण को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि कई सदस्यों के सुझाव हैं कि G20 के दौरान हमें ये दिखाना चाहिए कि हमने अपनी डिजिटल उपलब्धियों में क्या किया है, जैसे आधार की बात हो या फिर अन्य डिजिटल ऐप देश में बड़ी आबादी के बीच अच्छे से काम कर रहे हैं। During the G20, we should showcase what we've done in our digital, achievements in terms of the way in which Aadhaar is spread, the way in which other digital applications have spread in the country. In fact, today in my meeting with the World Bank, President David Malpass himself said that you should now showcase the deepening of digital applications in India and how common people have accepted it. And he said he will be happy from the World Bank side to work together with India to be able to take it to the other parts of the world. और क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मामलों को G20 देशों के सामने चर्चा के लिए लाना चाहते हैं ताकि सदस्य देश इस पर चिंतन कर सकें और एक वैश्विक स्तर पर फ्रेमवर्क या फिर एक SOP पर पहुंचा जा सके। We detected substantial money laundering, probably cases related to, it was also put in the media, cases related to crypto assets and trading of assets. So this concern has been actually acknowledged by several members of the G20, saying yes, money trail, yes, money laundering, yes, drug misuse, and so on. So we need to have, there is an understanding that we need to have some kind of a regulation. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर हैं। उन्होंने मिस्र के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए वहां के विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने भारतीय समुदाय से मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। भारत 18 से 21 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कर रहा है। इंटरपोल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। इंटरपोल में भारत सहित 195 सदस्य देश शामिल हैं। भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना था। इस बैठक में साइबर, प्रोफेशनल अपराधों तथा बाल यौन शोषण अपराधों जैसे विषयों पर चर्चा होगी। महासभा में सदस्य देशों के बीच अपराध के डेटा और इसे नियंत्रित करने के उपायों और इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक पर भी चर्चा होगी। The significance of Interpol is that even countries who are not very friendly with each other or who may not even be having diplomatic relationship with each other are able to interact on a professional police to police level. Interpol by its very constitution is not to indulge in military, political or religious matters. It is therefore noteworthy that this organization has survived 100 years, both the world wars, whereas many other
international multilateral organizations did not. We are expecting that this General Assembly will discuss important matters which the world police in general and important issues of crime and criminals which are significant for Indian police are also discussed, like cyber enabled crime, cyber crime, online child sexual abuse, drug menace, counter terrorism, anti-corruption, large financial crimes, and all other types of organized crime. चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक दशक में 2 बार होने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। इस अधिवेशन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सरकार और सेना के निर्विरोध प्रमुख के रूप में लगातार तीसरा 5 वर्षीय कार्यकाल मिलने की पूरी उम्मीद है। यह अधिवेशन आज से 22 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाना लगभग तय है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बने 1 सदी हो चुके हैं और 70 साल से वो चीन की सत्ता में काबिज है। भले ही राजनीतिक सत्ता पर शी की पकड़ बरकरार है, पर बाकी मुद्दों पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। मसलन तेजी से धीमी होती अर्थव्यवस्था, तकनीक के क्षेत्र में दिग्गजों पर सरकार की कार्रवाई और सख्त कोविड रणनीति का आर्थिक असर भी इनमें शामिल है। मैक्सिको के इरापुआटो शहर के एक बार में शनिवार शाम अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। हमले में मारे गए लोगों में 6 महिलाएं शामिल हैं। हमले में कम से कम 3 अन्य घायल हो गए। गोली मारने के पीछे का मकसद तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका है। 1 महीने से भी कम समय में इस राज्य में यह दूसरी सामूहिक गोलीबारी है। इससे पहले 21 सितंबर को इस शहर में के एक बार में बंदूकधारियों ने हमले में 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।